जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल अकुश स्टडी गारंटी पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मगध साम्राज्य के ऊपर जिन जिन राजवंशों ने शासन किया है, क्रम से उन सभी वंशों के और क्रम से सभी वंश के सभी राजाओं के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर मगध साम्राज्य पर इन राजवंशों ने कब से कब तक शासन किया है और अपने अपने क्या क्या योगदान दिया है। दोस्तों, अगर इस वीडियो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। दोस्तों, इससे भी पहले हम लोगों ने महाजनपद के बारे में देखा था कि 16 महाजनपद में से एक मगध महाजनपद थी जो सबसे शक्तिशाली है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो उस वीडियो को आप अवश्य कर देख लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो समझने में आसानी हो। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि मगध के विभिन्न राजवंशों के बारे में। क्या दोस्तों? मगध साम्राज्य के विभिन्न राजवंशों के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही देखा था दोस्तों, इसके ऊपर एक पहले ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है जिसमें हम लोगों ने ट्रिक से देखा था कि किन किन राजवंशों ने मगध के ऊपर क्या किया है, शासन किया है। सबसे पहला वो राजा कौन था दोस्तों? वंश कौन था? हर्यक वंश। हम लोगों ने ठीक से देखा था हसीन मशूक था। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मो से मौर्य वंश, असु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, सा से सातवाहन वंश। यही 7 राजवंश हुए हैं दोस्तों जो मगध पे क्या किए थे, शासन किए थे। उसी के बारे में आज हम लोग विस्तार से देखेंगे। सबसे पहला जो राजवंश हुआ था कौन दोस्तों? हर्यक वंश। क्या दोस्तों? हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासन कब से कब तक चला था? 544 से 412 बीसी तक हर्यक वंश का मगध के धरती पर क्या चला था, शासन चला था। जिसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक किन्हें माना जाता है? बिंबिसार, जिनकी कब वो गद्दी पर बैठे थे? 544 बीसी यानी कि 544 बीसी यानी ईसा पूर्व। अगर दोस्तों आपको बीसी समझने में दिक्कत आती होगी कि ये बीसी है क्या, तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी बन चुकी है ईसवी ईसा पूर्व में, उस वीडियो को अवश्य आप जाकर देखें। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन कहलाते हैं? बिंबिसार, जिनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? राजगृह। आज जिसे मगध जैसे बिहार के नाम से जानते हैं, इसी बिहार को पहले मगध कहा जाता था। और मगध की गद्दी पर जब बिंबिसार थे तो उन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था दोस्तों? राजगृह बनाया था, जिसे वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। कुछ खास बात थी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो राजगीर, जिसे राजगृह का मतलब देखिए, राजगृह का मतलब घर यानी कि राजाओं का घर हुआ करता था। राजगृह वहीं पर इनका क्या था, राजधानी था। एक तरह से पहाड़ों के बीच बीच इनका महल होता था, तो एक सुरक्षा के लिए भी क्या रखते थे, राजधानी पहले पाटलिपुत्रा से पहले क्या था, राजगीर था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिंबिसार का बेटा था क्या दोस्तों? अजातशत्रु। क्या दोस्तों? बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, यानी बिंबिसार के बाद कौन राजा बना है मगध का? अजातशत्रु बना है। इसे ही पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि जो ये अजातशत्रु थे अपने पिता बिंबिसार के हत्या करके मगध के गद्दी को क्या किए थे, पाए थे। इसलिए यहीं से इन्हें अजातशत्रु को क्या बोला जाता है? पितृहंता। इन्होंने अपने पिताश्री का क्या किया था, हत्या किया था। अजातशत्रु का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं कि अजातशत्रु का बेटा था उदयन। उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु क्या कर दिए थी, हत्या कर दी थी। इसलिए इस पूरे वंश को क्या कहते हैं, पितृहंता वंश। सभी राजा इसमें जो भी बने हैं अपने पिता का वध करके ही गद्दी को हासिल किए हैं। तो अजातशत्रु के बाद उदयन उसका बेटा शासक बनता है और ये राजगीर से क्या बना देता है, राजधानी पाटलिपुत्रा राजधानी क्या करता है, यानी मगध का राजधानी राजगीर से पटना यानी कि पाटलिपुत्रा कौन लाता है? उदयन, जो गंगा, सोन और पुनपुन 3 नदियों के संगम पर यह बसी हुई राजधानी थी पाटलिपुत्रा। सबसे देखते हैं कि हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था जिसका नाम था नागदशक। क्या? अंतिम राजा था नागदशक। और नागदशक के उसी के सेनापति शिशुनाग ने क्या कर दी थी दोस्तों, हत्या कर दी थी। क्या हम लोगों ने देखा कि हर्यक वंश के अंतिम राजा थे
नागदशक उनकी हत्या कौन कर दी? उसी के स्वयं शिशुनाग जो उनके सेनापति थे उन्होंने उस नागदशक का हत्या कर दी और एक नया वंश उन्होंने स्थापित कर दिया, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ने अपने राजा नागदशक की हत्या कर दी और खुद एक वंश की स्थापना कर दी जिसे हम किस नाम से जानते हैं? शिशुनाग वंश। जो कब गद्दी इनका शासनकाल कब से कब तक चला इस वंश का? 412 से 344 बीसी यानी ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश का शासन मगध पे चला है। आगे देखते हैं कि तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन कहलाते हैं? शिशुनाग कहलाते हैं, जो गद्दी पर कब बैठे? 412 बीसी पर। इनकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। फिर से पाटलिपुत्रा से शिशुनाग ने राजधानी कहाँ ले गया? वैशाली ले गया। और शिशुनाग के बाद उनके बेटा कालाशोक गद्दी पर बैठता है और ये खून से फिर से पुनः पाटलिपुत्रा क्या जाता है? राजधानी लिया जाता है। पहले उदय ने राजधानी पाटलिपुत्रा बनाया, शिशुनाग ने पाटलिपुत्रा से वैशाली को राजधानी बनाया और कालाशोक ने फिर से पुनः राजधानी पाटलिपुत्रा को बना दिया है। आगे देखते हैं कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था नंदीवर्धन के उसी के सेनापति जिनका नाम था पद्मानंद ने क्या कर दिया है? हत्या कर दिया है। और पद्मानंद ने ही नंद वंश की क्या कर दिया दोस्तों? स्थापना कर दिया है। आगे देखते हैं कि इस वंश का शासनकाल कब से कब तक चलता है? 344 से 322 बीसी तक क्या चलता है? नंद वंश का शासनकाल मगध पर चलता है। तो संस्थापक कौन कहलाते हैं नंद वंश के? महापद्मानंद। इन्हें एकराट की उपाधि दी गई थी। क्या दोस्तों अगर पूछा जाए कि एकराट की उपाधि किन्हें दी गई थी, तो महापद्मानंद जो नंद वंश के संस्थापक कहलाते हैं उन्हें एकराट की उपाधि दी गई। और महापद्मानंद के बाद दूसरा शासक बनता है पंडुक। कौन? पंडुक। ये दूसरे, इनके बारे में उतना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन नंद वंश के जो अंतिम राजा थे धनानंद, क्या दोस्तों? नंद वंश के जो अंतिम राजा थे धनानंद के समय ही 326 ईसा पूर्व में विश्व सिकंदर का क्या हुआ था दोस्तों? आक्रमण हुआ था। विश्व सिकंदर यूनान का एक शासक था जो भारत पे क्या हुआ था? आक्रमण करने आया था और पोरस से इससे क्या हुई थी? युद्ध हुई थी। वो जिस समय विश्व सिकंदर भारत पे आक्रमण करने आया था उस समय मगध के गद्दी पर कौन बैठा हुआ था? धनानंद। क्या दोस्तों? धनानंद। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है कि सिकंदर किसके शासनकाल में आया था, तो कौन था राजा था? धनानंद। धनानंद से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कि धनानंद चाणक्य का क्या करते हैं? अपमान करते हैं। ये चाणक्य कौन थे? चाणक्य के बारे में आप लोग अर्थशास्त्र के रचयिता थे। कौन? चाणक्य। हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों कि चाणक्य का इन्होंने क्या कर दिया था? अपमान कर दिया था। दरअसल बात यह है कि धनानंद जो राजा था वो काफी घमंडी था और धनानंद के दरबार में ही कौन रहते थे? चाणक्य। तो एक बार ऐसा हुआ था कि भरी सभा में, भरी दरबार में चाणक्य का इन्होंने क्या कर दिया था? अपमान कर दिया था। कहा जाता है कि चाणक्य के जो चोटी होती थी, चोटी घींच कर पूरे दरबार से क्या किया जाता था? चाणक्य को बाहर निकलवा दिया था। और उसी समय गुरु चाणक्य ने शपथ ले लिया था कि जब तक धनानंद को हम मगध की गद्दी से उतार कर इसे बाहर नहीं धकेल लेते हैं, जब तक हम अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। ऐसा शपथ चाणक्य ने लिया था। और चाणक्य के ही शिष्य थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वही बालक थे, वही लड़का थे जिनको शिक्षा कौन दिए थे? चाणक्य। और चाणक्य जो थे तक्षशिला के क्या थे? अध्यापक थे, कह सकते हैं कि एक शिक्षक थे, गुरु थे। और यही गुरु एक बालक को जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, उनको क्या किए? शिक्षा दीक्षा दिए। और किसके खिलाफ खड़ा करवाए? वही धनानंद जिन्होंने इनका क्या किया था? अपमान करवाया था। और धनानंद को गद्दी से चंद्रगुप्त मौर्य हटाते हैं और जीतते हैं और खुद राजा बन जाते हैं किस वंश के? मौर्य वंश के। यानी कि दोस्तों हम लोग देखेंगे नंद वंश के बाद जो वंश आया उसे कौन सा वंश कहलाता है? मौर्य वंश। यानी कि नंद वंश का अंतिम राजा था कौन? धनानंद। धनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों
मौर्य वंश का शासनकाल कब से कब तक चला है? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक क्या चला है दोस्तों? मौर्य वंश का मगध पे शासनकाल चला है। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन कहलाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कब गद्दी पर बैठते हैं? 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठते हैं। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया है? पाटलिपुत्रा को बनाया है। दोस्तों आगे बात करते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे तो इनके प्रधानमंत्री कौन कहलाए? इन्हीं के गुरु चाणक्य प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं कि जो मौर्य वंश के दूसरे राजा हुए थे बिंदुसार। क्या दोस्तों? मौर्य वंश के दूसरे शासक कौन हुए हैं? बिंदुसार। अब बिंदुसार को क्या एक उपाधि दी जाती है, कहा जाता है अमित्र घात यानी शत्रु विनाशक। यानी काफी ये भी महान याद आता है, ये शत्रु विनाशक थे, शत्रु को चुन चुन कर मारते थे। कौन? बिंदुसार, जो मौर्य वंश के दूसरे राजा थे। और मौर्य वंश के जो तीसरे राजा थे कौन? अशोक। एक क्या थे? इस वंश के काफी प्रतापी राजा थे। दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हुए थे, जिनके प्रधानमंत्री चाणक्य हुए, दूसरे बिंदुसार हुए। अब बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। अशोक ही मौर्य वंश का क्या बन रहा है दोस्तों? राजा बना है। और हम लोग देखते हैं कि यही सम्राट अशोक 261 ईसा उसमें कलिंग युद्ध को जीतते हैं। यही अशोक कलिंग युद्ध के बाद देखते हैं कि बौद्ध धर्म को भी क्या करते हैं? अपना लेते हैं। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद यही सम्राट अशोक अपने, जब तक ये राजा थे बौद्ध धर्म अपनाने से पहले काफी प्रतापी थे, ये एक भी युद्ध नहीं हारे थे और अपने क्षेत्र का, अपने मगध साम्राज्य का काफी विस्तार किया था। लेकिन कलिंग युद्ध वो युद्ध होता है, वो समय आती है जब इनका क्या हो गया था? कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो गया था और उसके बाद उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग दिया था और उसके बाद एक बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अपने ही भतीजे निग्रोध इनके भतीजे का नाम था, जो बौद्ध धर्म को पहले से ही अपना चुका था। जिसके बाद देखें कि मेरा मन प्रसन्न नहीं है, लेकिन इनका जो भतीजा था निग्रोध बौद्ध धर्म अपनाने के बाद काफी शांति के मार्ग पर चला था। तो उन्हीं के कहने पर, निग्रोध भतीजे के कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म को चुना और उक्त गुप्त इनके क्या हुए थे? गुरु हुए थे, जिनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इसके बाद हम लोगों ने देखे थे बौद्ध धर्म के क्षेत्र में इन्होंने अपना काफी योगदान दिया है। 84 आधार स्तंभ बनाया है, कई अभिलेख, कई शिलालेख इन्होंने बनवाया है, निर्माण करवाया, जिसके माध्यम से सम्राट अशोक की क्या होती है पता चलता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम क्या है? विदृत है। विदृत के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। क्या? मौर्य वंश के अंतिम शासक थे विदृत और विदृत के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दिया था किसका? विदृत का। और खुद अपने नाम से पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। जिसका शासनकाल कब से कब तक चला है? 185 से 73 बीसी यानी ईसा पूर्व तक चला है। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या दोस्तों? शुंग वंश के बारे में। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन कहलाते हैं? पुष्यमित्र शुंग, जो कब गद्दी पर बैठते हैं? 185 बीसी में यानी ईसा पूर्व में। अब पुष्यमित्र शुंग के बाद कई ऐसे छोटे मोटे राजा आए, अग्निमित्र, ऐसे करके कई छोटे मोटे राजा आए, लेकिन अंतिम जो शासक था कौन था दोस्तों? देवभूमि। इनके टाइम में भी शुंग वंश के टाइम में भी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। और अंतिम राजा कौन था? देवभूमि, जिसका हत्या कौन कर देता है? वासुदेव, जो देवभूमि के क्या थे? सेनापति हैं। यहाँ एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी कि जो भी नए वंश का स्थापना कर रहा है वो किसी न किसी राजा का क्या था? सेनापति था। यानी कि उस सेना अपने राजा का हत्या कर दिया और सेना एक नया वंश के क्या कर दे रहा था? स्थापना कर रहा था। इसी तरीके से क्रम था। लेकिन प्रीतिहंता किसमें देखे थे हम लोग दोस्तों? हर्यक वंश में, जो अपने पुत्र अपने पिता की हत्या करके क्या कर रहा था? गद्दी पर बैठ रहा था। तो जैसे ही शुंग वंश के अंतिम जो शासक थे देवभूमि, उसकी हत्या करके वासुदेव क्या कर देते हैं? एक नए वंश की स्थापना कर देते हैं, कर्ण वंश की, जो कब से कब तक चलता है? 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक क्या रहता है? इनका मगध पर शासन चलता है।
तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि संस्थापक कौन होते हैं, वासुदेव, जो गद्दी पर कब बैठते हैं, 73 BC यानी कि 73 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं। इसके बाद भी कई छोटे मोटे राजा आए, भूमिपुत्र, तरायन, ऐसे कई छोटे मोटे राजा आए। इनका भी राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्रा यानी कि मगध ही था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा ही था। और कर्ण वंश के जो अंतिम शासक थे सुशर्मा, सुशर्मा का हत्या कौन कर देता है, सिमुक। सिमुक कौन था, सुशर्मा का सेनापति था। और सिमुक सुशर्मा का हत्या करके एक नया राजवंश बना देता है, सातवाहन वंश। यानी सतमा जो हम लोग राजवंश पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का, वो कौन था, सातवाहन वंश, जो 30 BC से, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी, यहाँ पर ईस्वी मान रहेंगे हम लोग, 30 BC से यानी 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक क्या चला है, मगध पे इनका शासन चला है। लेकिन इनका राजधानी अब देखते हैं दोस्तों, पाटलिपुत्रा न रहकर इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ ले गया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी परिस्थान एक जगह है जो कहाँ पर था, महाराष्ट्र, यानी कि परिस्थान अपना महाराष्ट्र की राजधानी पाटलिपुत्रा से उठाकर ले जाते हैं। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन कहलाते हैं, सिमुक। और हम लोग देखते हैं कि जो वंश था मातृसत्तात्मक था। कहने का मतलब है कि मातृसत्तात्मक माताओं को यहाँ ज्यादा सम्मान मिलता था, क्योंकि इसके जो भी राजा यहाँ पर हुए हैं ना, वो अपने नाम से पहले अपने माताओं का नाम लगाते थे। जैसे प्रमुख जो राजा हुए थे, गोमती पुत्र सातकर्णी, क्या, गोमती पुत्र सातकर्णी, यानी गोमती पुत्र जो सातकर्णी थे ना, जिनके माता जी का नाम क्या था, गोमती, यानी गोमती पुत्र, यानी गोमती का पुत्र कौन था, सातकर्णी। यानी अपने नाम से पहले अपनी माताओं का क्या करते थे, नाम लगाते थे, इसलिए इसका समाज कहता था मातृसत्तात्मक था। भले ही नाम के पहले अपने माताओं का नाम ये लोग लगाते थे, समाज इनका मातृसत्तात्मक था, लेकिन राजा स्वयं कौन होते थे, पुरुष ही होते थे। भले नाम माताओं को सम्मान मिलता था, लेकिन राजा गद्दी पे स्वयं कौन बैठते थे, पुरुष बैठते थे। और जो महाराष्ट्र इनका राजधानी था वो किस नदी के किनारे था, कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र के संगम पे था, यानी बगल में इनका राजधानी था। आगे हम लोग देखते हैं कि सातवाहन वंश के जो अंतिम शासक होते हैं कौन, विजया सातकर्णी। क्या दोस्तों, विजया सातकर्णी सातवाहन वंश के क्या कहलाते हैं, अंतिम शासक कहलाते हैं। और यही वो दौर था दोस्तों, हम लोग जहां देखें कि एक से एक प्रमुख राजवंश हुए। मौर्य वंश के समय तो और काफी विस्तार हुआ, लेकिन सातवाहन वंश के बाद यहाँ पर मगध पे क्या होने लगा है, विदेशी आक्रमण होने लगे थे। ईरानी, इराक, विभिन्न क्षेत्रों से क्या बाहरी आक्रमण आए और भारत में लूटपाट किए हैं। लेकिन ऐसे बीच बीच में कई ऐसे राजवंश भी उभर के आए जो फिर से डगमगाते हुए मगध को स्थापित किए, जैसे गुप्त वंश था। लेकिन इसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं कि विदेशी आक्रमण का सिलसिला शुरू हो गया था। सिलसिला तो हम लोग देखेंगे आगे आने वाले हम लोग, जब आने वाले वीडियो में जब हम लोग एक एक राजाओं के बारे में डीपली पढ़ेंगे ना, तो वहां पर देखेंगे जैसे ही सम्राट अशोक कलिंग युद्ध को के बाद जैसे ही मौर्य वंश में शांति का प्रतीक ला देते हैं, युद्ध की नीति को छोड़ देते हैं, वैसे ही देखें तो मौर्य वंश के पतन के बाद जैसे देखते हैं कि वहीं से क्या होता है दोस्तों, बाहरी आक्रमण शुरू होने लगते हैं। तो एक बार आइए दोस्तों फिर से यहीं पर हम लोग क्या कर देते हैं, रिवीजन आपको करवा देते हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र कौन थे, अजातशत्रु। अजातशत्रु को पितृहंता बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, वो अपने पिता का क्या कर दिया, हत्या कर देते हैं। अजातशत्रु के बाद कौन राजा बने, उदयन। उदयन को क्यों राजा, उदयन किसका पुत्र था, अजातशत्रु का। अजातशत्रु ने क्या काम किया है कि राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्रा उठा के ले गया, जो 3 नदियों के संगम पर था, गंगा, सोन और पुनपुन। अंतिम राजा जो नाग दर्शक थे उसकी हत्या कौन कर देते हैं, शिशुनाग। और शिशुनाग वंश का संस्थापक कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कालाशोक फिर से जो शिशुनाग वैशाली को राजधानी ले गए थे, फिर से तब्दील करके पाटलिपुत्रा ले जाते हैं। और अंतिम जो राजा था नंदीवर्धन, उसकी हत्या कर देते हैं कौन, पद्मानंद। और पद्मानंद किस वंश के संस्थापक कहलाए, नंद वंश के। नंद वंश का दूसरा जो शासक था पंडुप, और जो अंतिम शासक था धनानंद। धनानंद को कौन हराते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसके शिष्य थे, चाणक्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के दूसरे राजा कौन थे, बिंदुसार थे।
इसके सबसे प्रतापी और तीसरा शासक कौन हुए मौर्य वंश के? सम्राट अशोक में। और अंतिम जो राजा था वृद्धरथ की हत्या कौन कर देता है? उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश का स्थापना कर दिया है? शुंग वंश का स्थापना कर दिया है। और जो अंतिम राजा कौन था? देवभूमि का उसी का सेनापति वासुदेव क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं और कण्व वंश की स्थापना कर देते हैं। कण्व वंश के संस्थापक कौन कहलाए दोस्तों? वासुदेव। और जो अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा, उसकी हत्या कौन कर देते हैं? सिमुक। और सिमुक ने किस वंश की स्थापना की है? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन कहलाए? तो सिमुक। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। राजधानी कहाँ ले गए दोस्तों? परिस्थान यानी कि महाराष्ट्र में अपने तब्दील कर देते हैं। और इन अंतिम जो प्रमुख राजा कौन हुए? गोमतीपुत्र सातकर्णी। लेकिन अंतिम शासक कौन कहते हैं? विजया सातकर्णी। शासन जो भी शासक हुए बहुत कमजोर हो गए थे। उसके बाद क्या होने लगा था? विदेशी आक्रमण होने लगा था। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि मगध साम्राज्य पर जो शासन करने वाले 7 प्रमुख जो वंश थे, जो मगध को क्या कर देते? विकास विस्तार में योगदान दिए हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों इसको आप एक नोट कर ले, एक अच्छे फॉर्मेट के रूप में आपको विभिन्न 7 राजवंश का क्रम एक साथ लिख ले अपने कॉपी में, ताकि रिवीजन करने में आपको क्या मिले? सहायता मिले। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको सहायता मिली है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और शेयर कर लें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय से और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो देखकर आपको कैसे मिली। दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय हिंद।